Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 8, Biol 736, General Pharmacognosy regarding the regional and international pharmacopoeias. जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि फार्माकोपिया हमारे पास ब्रॉडर सेंस 3 किस्म के हैं, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल करंटली राइट नाउ. शुरू में सिटी फार्माकोपिया का कंसेप्ट था जो कि हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनको जम करके एक नेशनल फार्माकोपिया की बुनियाद रखी गई और इस वक्त दुनिया में 3 किस्म के फार्माकोपिया हैं. इससे पहले हम नेशनल फार्माकोपिया को डिस्कस कर चुके हैं. उसमें बहुत से नेशनल फार्माकोपिया और ख़ास तौर पे उसमें हमने ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट, इंडियन फार्माकोपिया, चाइनीज़ फार्माकोपिया और इसमें जो है तो उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है. आज इस लेक्चर में हमने रीजनल और इंटरनेशनल फार्माकोपिया को डिस्कस करना है. रीजनल हमारे पास जो है वो यूरोपियन फार्माकोपिया जो है वो रीजनल है, जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो हैं या काउंसिल ऑफ यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर आती हैं, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया द जो WHO जिसको वो कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूरोपियन फार्माकोपिया, जिसको फार्माकोपिया यूरोपिया RPHUEUR से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे. The European Pharmacopoeia or Pharmacopoeia Europea (PHEUR) is a major regional pharmacopoeia which provide common quality standard throughout the pharmaceutical industry in Europe to control the quality of medicine and substance used to manufacture them. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यूरोप की है कि यूरोप के अंदर इस वक्त इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है रीजनल होने की वजह से, बाकी तमाम जो काम फार्माकोपिया का है वो ये भी कर रहे हैं. इट इज़ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ which describe both the individual and general quality standard for ingredient, dosage form, method of analysis and medicine. These standards apply to medicine for both human and veterinary use, जो कि नॉर्मली फार्माकोपिया में होते हैं. The quality standard of the European Pharmacopoeia applied throughout the entire life cycle of a product become legally binding and mandatory on the same date in all 38 signatory states, which include all European Union member state. So थोड़े से हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे कि आखिर ये यूरोपियन फार्माकोपिया जो है तो कैसे सामने आता है सारे का सारा. The Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, which was adopted by the Council of Europe in 1964, laid the groundwork for the development of the European Pharmacopoeia. In 1994, a protocol EST number 134 was adopted, amending the convention. ये जो इसके ऊपर जो कन्वेंशन है इसी के ही एक प्रोटोकॉल है 134 नंबर, जिसको अमेंड किया गया. और द कन्वेंशन टू प्रिपेयर द एक्सेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड डिफाइनिंग द रिस्पेक्ट पावर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड मेंबर स्टेट विद इन द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन. यूरोपियन यूनियन डायरेक्टर 2001 एंड डायरेक्टर 2001-8283 जो है state that the legally binding character of the European Pharmacopoeia text for marketing authorization application MAA, जिसको कहा जा रहा है marketing authorization application. All manufacturer of the medicine or substances of pharmaceutical use therefore must apply the European Pharmacopoeia quality standard in order to able to market and use the product in Europe. यानी जो यूरोप के अंदर अगर कोई भी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट करेगा या उसको बेचेगा या वो बनाएगा तो उसको यूरोपियन फार्माकोपिया की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको पूरा करना होगा. जो इनको पूरा नहीं करेंगे तो उनको यूरोप की जो टेरिटोरियल बॉडी है उसके जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर उनको मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए या उनको बाकी जो कारोबार वगैरह जो मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल वो हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा. द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो ऊपर बातें आई हैं ये सारी की सारी यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन के गिर्द घूम रही हैं.
जो हमारे सामने आ रही हैं। हमें थोड़ा सा यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन को भी डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन। यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूरोपियन फार्माकोपिया एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलेबोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स कंटेंट जो आपको फार्माकोपिया के अंदर जो कुछ मिल रहा है, दैट इज़ द कंटेंट। द Pharmacopoeia Europaea Commission adopt all the texts to be published in the Pharmacopoeia Europaea and take technical decision by consensus. The Pharmacopoeia Europaea Commission evaluate proposal for inclusion, revision and suppression of monograph and journal chapter, allocate agreed work item in the group of expert on working party. ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वगैरह जो इसमें शामिल होते हैं, ये सारा काम जो बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं, एंड वर्किंग पार्टी रिव्यू ओवरऑल प्रोग्रेस मेड ऑन द वर्क प्रोग्राम इंक्लूडिंग रिवीजन वर्क ऑन डेली बेसिस, अप्रूव द आइटम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट एंड वर्किंग पार्टी, डिफाइन क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट एंड एड हॉक स्पेशलिस्ट टू अपॉइंट देम। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन में है वो EDQM है, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। वाइल द यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर EDM डायरेक्टरेट ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कि बेसिकली ये EDQM जो है ये काउंसिल ऑफ यूरोप का एक डायरेक्टरेट है, प्रोवाइड साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द यूरोपियन फार्माकोपिया। द गवर्निंग बॉडी इज द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन। जो गवर्निंग बॉडी है वो यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन की है, लेकिन जो यूरोपियन फार्माकोपिया का एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक सपोर्ट है वो EDQM से आता है, और EDQM जो है ये काउंसिल ऑफ यूरोप का एक डायरेक्टरेट है। EDQM is responsible for the elaboration of European pharmacopoeia and its constant further development. It also decide the work program, set up and appoint expert to the specialized group responsible for preparing monograph, adopt these monograph and recommend it for the implementation of its decision within the territories of the contracting party. This commission meet in the Strasbourg, France, thrice time a year to adopt text proposed by its group of expert. स्ट्रासबर्ग फ्रांस में ये कमीशन जो है ये मिलता है 3 दफ़ा साल में, और जो भी वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो जो प्रपोज करते हैं टेक्स्ट उसी को इसमें शामिल किया जाता है। EDQM is composed of 240 specialists with background in pharmaceutics, biology, chemistry, biochemistry, medicine, medical technology and administration. It performs quality tests on substance used in the medication. To that end, the EDQM run its own lab and coordinate network of 80 certified national research facilities as well as their joint programs. Furthermore, it serves as the secretariat for the Commission of the European Pharmacopoeia with its various experts and working group. जो ये यूरोपियन फार्माकोपिया इसका जो है बेसिकली ये सेक्रेटरीट के तौर पे भी EDQM जो है ये रोल प्ले कर रहा है, और बेसिकली ये एक डायरेक्टरेट है काउंसिल ऑफ यूरोप का। बार बार वर्ड आ रहा है कि काउंसिल ऑफ यूरोप, हम एक होता है यूरोपियन यूनियन, एक है काउंसिल ऑफ यूरोप। ये जो EDQM है जो कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक सपोर्ट है सारे का सारा, या साइंटिफिक उसको कंट्रोल है सारा EDQM के पास, ये काउंसिल ऑफ यूरोप का पार्ट है। तो थोड़ा सा हम काउंसिल ऑफ यूरोप को भी हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप इन स्ट्रासबर्ग इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट आल्सो द ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूरोप। इट वाज फाउंडेड इन 1949। इट्स हेडक्वार्टर इज इन स्ट्रासबर्ग एंड वर्किंग लैंग्वेज इज द इंग्लिश एंड फ्रेंच। Member state today, the Council of Europe has 47 member states. It contains all European countries among its members as well as countries from the outer edges of the continent like Turkey, Russia, Azerbaijan, with exception of the Belarus. All member states have equal right. They can each cast one vote when balloting and take turn chairing of the committee of the minister, the organization decision making body for 6 months at a time. यानी इनमें कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो, यानी इसमें सारा तरीक़ाकार बताया गया है कि टोटल 47 मेंबर काउंसिल ऑफ यूरोप की स्टेट्स हैं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, और इसके अलावा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के आउटर एजेस पे जो कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की है, रशिया है, अज़रबैजान वगैरह, जो बेलारूस के अलावा बाकी सारे इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा सबके पास इक्वल राइट है, हर एक वोट कास्ट कर सकता है।
इसमें जो है तो टर्न पे आता है चेयर, यानी कमेटी ऑफ मिनिस्टर है। हर एक जो 47 कंट्रीज़ हैं इनके मिनिस्टर की एक कमेटी है जो कि जिसके पास सारा ऑर्गेनाइजेशन पावर होता है, और 6 महीने में एक दफ़ा वो कमेटी ऑफ मिनिस्टर मिलती है और वो ये डिसीजंस करती हैं। उस कमेटी ऑफ मिनिस्टर की जो चेयर मतलब कि जो उसका चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन हो, जो भी होगा उसका, वो टर्न पे ऊपर है, यानी ईच कंट्री गेट अ टर्न। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यूरोपियन यूनियन और कौंसिल ऑफ यूरोप को आपस में जो है तो वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जो है वो सुपरा नेशनल यूनियन है 28 मेंबर स्टेट के, और जो तकरीबन करंट फॉर्म जो आपको यूरोपियन यूनियन का नज़र आ रहा है दैट इज़ 1993 से ये चल रहा है, और कौंसिल ऑफ यूरोप जो है दैट इज़ समथिंग एल्स। इसके साथ साथ दिस इज़ दी कौंसिल ऑफ यूरोप जिसके 47 मेंबर स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके वो तमाम उनका एक मैप बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ द फार्माकोपिया यूरोपीय कमीशन। द कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ द डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग द कंट्रैक्टिंग पार्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑन एलेबोरेशन ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया। Currently 39 member state and the European Union, the up to 3 member of the delegation are appointed by the contracting party based on the experience and competence in the matter deal with the commission. Each contracting party can also appoint 3 similarly qualified alternatives. उसमें जो ऑब्जर्वर स्टेटस भी है बहुत से कंट्रीज़ का, the observer can take part in the scientific work of the European Pharmacopoeia Commission and benefit from the European experience in the area. According to its rule of procedure, the European Pharmacopoeia Commission may be the unanimous vote of the delegation casting in the vote technically qualified observers, such as observer from the member state of the Council of Europe that are not parties to the convention, यानी जो उसके हिस्सा नहीं है लेकिन कौंसिल ऑफ द यूरोप के मेंबर हैं लेकिन इस वक्त उस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से उन पर फार्माकोपी के रूल लागू नहीं होते। ऑब्जर्वर जो हैं तो फ्रॉम द स्टेट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कौंसिल ऑफ यूरोप, वहाँ से भी आ सकते हैं। ऑब्जर्वर फ्रॉम द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वर फ्रॉम द इंटरनेशनल NGOs जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी हो सकते हैं। मेंबरशिप एंड ऑब्जर्वरशिप को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर भी करते हैं कि 39 मेंबर स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन हैड एक्सीडेड टू द कन्वेंशन ऑन एलेबोरेशन ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया। 5 यूरोपियन कंट्री एंड 25 नॉन यूरोपियन कंट्री, द ताइवानियन फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर द ऑब्जर्वर। तो मेंबरशिप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेंबरशिप इनेबल स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन सेशंस जो हैं। विद इन दीज सेशन ईच स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल डेलीगेट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 3 मेंबर्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर डेलीगेशन ऑन कास्ट ऑफ वोट। For all non-technical matter, the European Union vote is in place of its member state delegate. Each member state can also propose national expert in each group of expert or working party. Observership जो है तो that allowed the participate in the scientific work of the European Pharmacopoeia Commission, benefit from the European experience, gain access to the work of quality control of medicine and method of analysis यूज़, जो उन सबको उनको एक्सेस हो सकती है। यूरोपियन फार्माकोपिया मेंबर जो हैं इस वक्त यहाँ पर इस वक्त जो हैं ये हैं अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जेगोविना, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये सारा इस तरह टर्की, यूक्रेन, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। लास्ट मेंबर जो है वो अल्बानिया 2020 में, और उससे पहले जो है रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा 2017 में ये इसके मेंबर बने थे। अगर हम इनके ऑब्जर्वर देखें तो इनके ऑब्जर्वर में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, बेलारूस, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जॉर्जिया, इंडिया, इज़राइल, इस तरह जापान और
इसके साथ साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अच्छा यूएसए भी है इसमें, तो ताइवानियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन TFDA एंड WHO, और इसके साथ साथ जो आखिरी अभी तक इनमें ऑब्जर्वर आए हैं तो वो लेटेस्ट ऑब्जर्वर जो है वो उज़्बेकिस्तान है जो 2018 में, उससे पहले जापान, चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2016 एंड 15 में इस तरह ये शामिल हुए। प्रोसीजर फॉर द एलेबोरेशन ऑफ PHUAR मोनोग्राफ या फार्माकोपिया यूरोपिया मोनोग्राफ का क्या प्रोसीजर है? There are two procedures for elaboration of pharmacopoeia europaea monograph: the multi-source approach and single source approach. The first of these, the multi-source approach, which is also called as the procedure 1 or P1 in or jargon word में जो है P1 इसको कहते हैं, is the classical procedure by which the Pharmacopoeia Europaea take into account the specification for more than one marketed product in order to produce a single monograph. In this case, elaboration takes place in collaboration with more than one manufacturer. यानी इसमें जो मल्टी सोर्स अप्रोच है उसमें क्या करते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मोर देन वन मार्केटेड प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिंगल मोनोग्राफ जो है उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज ओनली रिसेंटली 2008 another procedure known as P4 was established for the elaboration of monograph on biotherapeutic product. This is a single source approach already successfully applied for many years in field of chemically defined substance. When a monograph is elaborated under P4 procedure, the relevant Pharmacopoeia Europaea group collaborate with the innovator while the substance is still under patent protection to ensure that the monograph is up and running at patent expiry. ये थोड़ा सा यूरोपियन फार्माकोपिया के मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपमेंट हैं जिसमें आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने जो है तो रिकम्बिनेंट DNA के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको शामिल किया है, जिसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, ह्यूमन इंसुलिन है, यानी इस तरह के, यानी इसमें जिद्दत जो है वो जिस लेवल है उसकी थोड़ी सी उसकी यहाँ पर वो बताई गई है। लाइक इसमें आपको यूरोपियन फार्माकोपिया के जो है तो प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा मज़ीद बताया गया कि इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इंटरफेरॉन वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म के थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स भी हैं जो मुख्तलिफ़ टाइम टू टाइम इसमें ऐड हुए हैं, तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल्स हैं जो कि इसमें शामिल हैं। पब्लिकेशन शेड्यूल है ये सारे का सारा कि ये किस तरह इसका ये पब्लिकेशन शेड्यूल होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट। सो द रीसेंट वन इज़ द 10th एडिशन, इस वक्त इसकी जो चल रही है तो आपको फिर बताया जा रहा है कि इसकी एडिशन जो है वो फिर इसकी डिफरेंट वॉल्यूम्स आ रहे हैं। 10th एडिशन जो है उसका फिर 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 इस तरह फिर 11 एडिशन जो है वो ड्यू है जुलाई 2020 में। और साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे जो हैं इनके डेट्स जो हैं वो भी पब्लिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, जो ये ब्लू में है वो पब्लिकेशन है और जो येलो में डेट्स आपको नज़र आ रही है वो इम्प्लीमेंटेशन डेट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये है 10.1 तो वो अक्टूबर 2020 में ये पब्लिश हुआ और एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इसी तरह जनवरी 2020 में 10.2 और वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। Since its 5th edition, the Pharmacopoeia is published in 2 volumes. Volume 1 contains the general chapter and monograph, and Volume 2 consists of all substance monograph. And on the उसमें जो है तो आपके पास CD-ROM और USB stick एंड ऑनलाइन वर्जन सारे वर्जन्स में ये अवेलेबल हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस और PHINT इसको कहा जाता है और WHO इसको। The International Pharmacopoeia or Pharmacopoeia Internationalis PHINT is a pharmacopoeia issued by the World Health Organization as a recommendation for global use. Text can be used or adapted by a WHO member state wishing to establish legal pharmaceutical requirement. The PHINT
या Pharmacopoeia Internationalis is based primarily on medicine included in the current WHO model list of essential medicine and medicine included in the current invitation to manufacturer to submit an expression of interest UI and WHO pre-qualification team. मेडिसिन जो हैं जो हमारे पास ज़्यादातर PQTs में आ रही हैं एंड दोज इंटरेस्ट टू द UN ऑर्गेनाइज़र, यानी इस टाइप की जो हैं एसेंशियल्स मेडिसिन हैं ज़्यादातर वो इनमें आ रही हैं. In recent years, priority has been given to the medicine of importance in the low and middle income countries which may not appear in any other pharmacopoeia including child-friendly dosage form. इंटरनेशनल फार्माकोपिया अगर हिस्ट्री में हम देखें तो इसकी जो है तो 1874 में जा रही है. 1948 फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एस्टैब्लिश एक्सपर्ट कमेटी ऑन यूनिफिकेशन ऑफ फार्माकोपिया एंड 1950 में WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है WHA जो है अप्रूव्ड द पब्लिकेशन ऑफ फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस. Pharmacopoeia Internationalis is designed to serve all member states, especially their national and regional regulatory authority, जो कि उनके रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, अगर कोई भी या नेशनल अथॉरिटी या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनकी मदद करता है इन द यूनाइटेड स्टेट नेशन सिस्टम एंड रीजनल इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एफर्ट है इसका कि हारमनी हो जाए इंटर रीजनल भी और रीजनल भी जो है, ताकि उसमें थोड़ी सी हार्मोनाइजेशन हो जाए पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के मामले में. Underpin important public health initiative including the pre-qualification and procurement of the quality medicine through major international entities such as Global Fund for to fight AIDS, tuberculosis, malaria and UNICEF. The monograph published in the Pharmacopoeia Internationalis are established in an independent manner while its consultative procedure are based on the international experience. Monograph on the radio pharmaceutic development in the International Atomic Energy Agency. फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो 1951 में इसका पब्लिश हुआ. इसमें अगर आप देखें तो आपको ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट्स, फिनिश डोजेज फॉर्म, जनरल मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशंस और इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रास मिलेंगे. इसका स्कोप जो है वो तकरीबन 1975 के बाद से आपको मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और मेडिसिन रिकमेंडेड एंड स्पेसिफिकेशन नीडेड बाय WHO प्रोग्राम टू ट्रीट मलेरिया, TB, HIV, एड्स फॉर चिल्ड्रन. स्पेशल फीचर्स जो हैं तो व्हेन कम्प्लेक्स टेक्निकली डिमांडेड मेथड्स जो हैं तो उनको भी यहाँ पे लाइक HPLC वगैरह के मेथड जो हैं उनको यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है. लेस टेक्निकली डिमांडेड एनालिटिक के मेथड लाइक TXC वगैरह जो है वो अल्टरनेट के तौर पे रखे गए हैं. इम्प्लीमेंटेशन जो है रेडी फॉर यूज़ बाय मेंबर स्टेट. द फार्माकोपिया इंटरनेशनलिस्ट जो है इज इंटेंड टू सर्व अ सोर्स मटेरियल फॉर द रेफरेंस एंड एडेप्टेशन बाय एनी WHO member state wishing to establish pharmaceutical requirement. The pharmacopoeia, any part of it, shall have legal status wherever a national or regional expressly introduced into the appropriate legislation. उसमें चाहिए होती है जो नेशनल उसमें करने के लिए. इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के तौर पर इसको ये गाइडिंग करती है. और लास्ट 6 ईयर में इसका काम प्रोमोट द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल मीट वंस अ ईयर फॉर अ वीक इन WHO हेडक्वार्टर जेनेवा में. साल में एक दफ़ा एक हफ्ते के लिए ये लोग मिलते हैं और वहाँ पे डिस्कशन होती हैं. कंसल्टेटिव प्रोसीजर जो है तो टू द प्रोसेस इज डिज़ाइन टू इंश्योर वाइड कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग मोनोग्राफ एंड डेवलपमेंट एंड टू मेक अडेप्ट टेक्स्ट अवेल इन अ टाइमली मैनर. WHO प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड वाई इट टेक्स सो लॉन्ग. तो इसमें ये इसका डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कि WHO के प्रोसीजर हैं कि वो किस तरह एक ड्रग क्वालिटी कंट्रोल की स्पेसिफिकेशन को तैयार करते हैं और वो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं. तो ये आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप बताए गए हैं कि WHO आखिर कैसे प्रिपेयर करता है ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन को और इसमें इतना टाइम क्यों लगता है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि प्रोविजन ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. तीसरे में जो है तो क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड सैम्पल आइडेंटिफाई एंड कॉन्टैक्ट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर कोलैबोरेशन इन द प्रोजेक्ट.
उसके बाद ये क्या करते हैं कि प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ड्राफ्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन। छठे में जो है तो इंफॉर्मेशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन जो पब्लिक डोमेन में होंगी। लेबोरेटरी टेस्टिंग, डेवलपिंग, वैलिडेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल केमिकल रेफरेंस सब्सटेंस। 9 नंबर में ये क्या करते हैं कि फॉलो द कंसल्टेटिव प्रोसेस, मेलिंग ऑफ ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन टू एक्सपर्ट पैनल एंड स्पेशलिस्ट। डिस्कशन होती है कमेंट्स के ऊपर जो उसमें आते हैं, वेरीफाई करते हैं उसके अलावा स्पेसिफिकेशन को। इसके अलावा डिस्कस द कमेंट्स एंड टेस्ट रिजल्ट्स रिवाइज्ड। इसके अलावा रीसर्कुलेशन ऑफ कमेंट्स होती हैं बिल्कुल, और प्रेजेंट होता है ड्राफ्ट जो है WHO एक्सपर्ट कमेटी के सामने फार्मल एडाप्टेशन के लिए। अगर वो एडाप्ट ना हो तो फिर दोबारा जो है स्टेप 11 और 12 की तरफ वापस चलते हैं। इफ़ अडाप्टेड, अगर अडाप्ट हो जाए तो इनकॉर्पोरेटेड ऑल चार्जेस एग्रीड, जितने भी उसमें वो एग्रीमेंट आ जाती है वो तमाम को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कंफर्म द अमेंडेड टेक्स्ट और मेक फाइनल टेक्स्ट अवेलेबल ऑन द मेडिसिन वेबसाइट। इसके एडिशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट एडिशन 1951, फिर 67, फिर 1979, फिर 2006, उसमें फिर CD-ROM वर्जन भी आ जाता है। उसके बाद से 2015 में 5th एडिशन है जो कि ऑनलाइन है। 2016, 17, 18 ये इस तरह के इसके वॉल्यूम चल रहे हैं। करंट 4th एडिशन है इसकी, और एक सप्लीमेंट आया है कंसोलिडेटेड इन 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और सप्लीमेंट जो है वो न्यू रिक्वायरमेंट है सारी की सारी। ये हमारे पास एक जो लेटेस्ट फार्माकोपिया है इंटरनेशनल, उसके आपको यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है उसके 9th एडिशन 2019 में आया, अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द WHO वेबसाइट, विल बी अवेलेबल ऑन द USB स्टिक्स। न्यू एंड रिवाइज टेस्ट इंट्रोड्यूस, 7 मोनोग्राफ इसमें शामिल हुए, 3 मोनोग्राफ ऑन द डोजेज फॉर्म, 2 मेथड ऑफ एनालिसिस। So that is all about the regional and international pharmacopoeia, and this was the lecture number 8 of the Biol 736. That is what we can say the general pharmacognosy. Thank you all.